जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो चीज़ एक बारी जन्म लेती है उसका अंत कभी ना कभी तो होगा ही। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने तो ये भी कहा है कि हमारे ब्रह्मांड का अंत भी एक दिन होगा ही। यानी हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो मौजूद तारे हैं उनका अंत भी होता ही रहता है। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि हर रोज़ कम से कम 1 बिलियन तारे कोलैप्स करते हैं और ये टोटली उनके मास पे डिपेंड करता है कि वो कोलैप्स करने के बाद में एक वाइट ड्वार्फ बनेंगे या एक न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या एक ब्लैक होल बनेंगे। तो गाइस, स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब एक तारा कोलैप्स करता है तो कोलैप्स करने के बाद में एक न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है और ये न्यूट्रॉन स्टार आखिर होता क्या है। तो गाइस, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे ब्रह्मांड में जब कोई एक तारा कोलैप्स करता है तो कोलैप्स करने के बाद में या तो वो एक वाइट ड्वार्फ बन जाता है, ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, एक ब्लैक होल बन जाता है। तो ऐसे तारे जिनका मास हमारे सन के मास के आसपास होता है, तो ऐसे तारों के कोलैप्स करने के बाद में एक वाइट ड्वार्फ बनता है। तो यानी कि आप सही समझे कि हमारा सन भी जब कोलैप्स करेगा तो एक वो वाइट ड्वार्फ बनेगा। हमारा सन कोलैप्स करने के बाद में एक न्यूट्रॉन स्टार नहीं बन सकता। तो गाइस, आखिर न्यूट्रॉन स्टार कौन से तारे बनते हैं? न्यूट्रॉन स्टार वो तारे बन पाते हैं जिनका मास हमारे सन के मास से कम 8 टाइम्स ज़्यादा होता है। ऐसे तारों के कोलैप्स करने के बाद में एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है। तो गाइस, चलिए हम इसे थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब ऐसे बड़े तारे कोलैप्स करते हैं तो उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं ऐसी जिसकी वजह से वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। हाँ, तो गाइस, जब ऐसे बड़े तारों का मास उनके नॉर्मल मास से 4 से 8 गुना तक बढ़ जाता है और जो उनका कोर होता है उसका मास 1 से 3 सोलर मास तक पहुंच जाता है, तो ऐसे तारों के अंदर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से उस तारे के अंदर बहुत ही भारी विस्फोट होता है, जिसके रिजल्ट में एक छोटा सा गोला बच जाता है। गाइस, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में वो जो एक छोटा सा गोला बना या फिर वो जो एक ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर किसी ना किसी तरह की हलचल लगी रहती है और धीरे धीरे करके उसकी ग्रेविटी भी बढ़ती रहती है। और एक समय के बाद में उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में मिक्स करके एक न्यूट्रॉन बना लेते हैं और इसी तरह से एक न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है। हाँ, तो गाइस, अब ये जो हमारा न्यूट्रॉन स्टार बन चुका है, इसका जो डायामीटर होता है ये 20 किलोमीटर्स का होता है। पर क्या आप जानते हैं कि आप इसके मास को जान के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका मास होता है वो सन के मास से 1.3 टाइम्स ज़्यादा होता है। और गाइस, अब ये जो हमारा न्यूट्रॉन स्टार है उसका साइज़ तो इतना सा है पर उसका मास हमारे सन से भी ज़्यादा है। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। इसकी डेंसिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप एक टेबल स्पून न्यूट्रॉन स्टार का लेंगे तो हमारे पृथ्वी के वो एक पहाड़ की जितनी डेंसिटी के बराबर होगा। यानी कि हमारे पृथ्वी के पहाड़ की डेंसिटी और उस टेबल स्पून न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी दोनों इक्वल होंगी। और क्या आप जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से 2 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है। यानी कि अगर 2 के पीछे इतने ज़ीरो लगा देंगे तो इतने टाइम्स जो हमारे न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी होगी वो अर्थ से ज़्यादा होगी। और गाइस, क्या आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि अगर एक न्यूट्रॉन स्टार गलती से भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर कर गया तो क्या होगा। तो गाइस, अगर एक न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर गया तो सारे प्लैनेट्स सन को छोड़कर न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर घूमने लगेंगे और एक समय के बाद में सारे प्लैनेट्स न्यूट्रॉन स्टार से कोलाइड कर जाएंगे। अब कोलाइड करने से पहले देखते हैं कि अर्थ पे क्या हो रहा होगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पर जो टाइड्स आती हैं वो सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो फिर हमारे जो अर्थ का वाटर होगा वो पूरा हमारे अर्थ को कवर कर लेगा, यानी हमारे अर्थ पे सारी जगह पर सुनामी आ जाएगी। मेरे ख्याल से अब आप न्यूट्रॉन स्टार के मास और डेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रॉन स्टार का डायामीटर होता है वो 20 किलोमीटर होता है, सिर्फ 20 किलोमीटर होता है। और जो उसका मास होता है वो सन से भी 1.3 टाइम्स ज़्यादा होता है।
अब न्यूट्रॉन स्टार की इस डायमेंशन की वजह से जो उसके एक्सिस पे रोटेट करने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। गाइस, जो न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि जो न्यूट्रॉन स्टार के आसपास जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके पोल्स पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जो न्यूट्रॉन स्टार के पोल्स हैं वहाँ से एक लाइट बीम आ रही है। और जो न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाइन नहीं होता है, जिससे कि जो वो बीम होती है वो दूर से देखने पे ऐसी नज़र आती है कि जो न्यूट्रॉन स्टार के वो चारों ओर घूम रही है। और जब वो बीम हमारी लाइन ऑफ साइट में आती है तो उसे एक पल्स कहते हैं और इसी की वजह से न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जब पुराने समय में वैज्ञानिकों द्वारा ये पल्स को पहली बार डिटेक्ट करा गया था तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगा था कि ये जो सिग्नल आ रहा है ये किसी और एलियन सभ्यता की तरफ से आ रहा है जो कि हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं, यानी कि इस वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से आप भी मेरी तरह एक स्पेस लवर हैं जो कि इस स्पेस के हर राज को जानना चाहते हैं। तो अगर आप मेरी इस जर्नी में साथ देना चाहते हैं तो अभी हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसे अभी कमेंट कीजिए। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।